साथ स्टूडियो में प्रतीक हीरा जी हैं, सीईओ हैं टोरॉन्स कंपनी के, उसके सीईओ हैं। और प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ राजीव मेहरा जी हैं, केरल से इस समय जुड़े हुए हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स यानी कि IATO के प्रेसिडेंट है। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धार्मिक पर्यटन को लेकर, अयोध्या को लेकर, वाराणसी को लेकर, मथुरा को लेकर, आगरा को लेकर प्रमोशन करती है। क्या दूसरे राज्य या सेंट्रल की बात करें तो वहां कुछ कमी नजर आती है? देखिए, टूरिज्म वैसे एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है कि हम इसको दो पार्ट्स में देखते हैं। एक तो डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूम हो गया, और दूसरा इनबाउंड टूरिज्म है, जहाँ पर विदेशी पर्यटक जो हैं वो हमारे देश में आते हैं। तो 2019 की फिगर्स थी, वो अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, अलग अलग कारण जो राजीव जी ने जिस तरह से बताए। पर अगर हम स्टेट वाइज इसको कंपैरिजन करें तो आज यूपी में जो फुटफॉल जिस तरह का देखने में आ रहा है, जो चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट का हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट का हो, तो ये एक बढ़ता हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसकी रफ्तार बहुत। और जैसे राजीव जी ने खुद कहा कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक फुल थ्रॉटल, फुल फोर्स। अभी 4 दिन पहले हम फ्रांस से लौटे हैं यूपी को रिप्रेजेंट करने के लिए, IFTM में गए थे। अभी जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो यूपी रिप्रेजेंट जापान में हो रहा है। उसके बाद हम सिंगापुर में हम शो कर रहे हैं, सिंगापुर के बाद फिर हम लंदन में शो कर रहे हैं। तो ये जो गति हमारे मुख्यमंत्री ने टूरिज्म को प्रदान करी है, कहीं ना कहीं ये सोच है कि टूरिज्म एक अहम हिस्सा हमारी इकॉनमी का बन सकता है, और ना ही सिर्फ हमारे प्रदेश की इकॉनमी पर हमारे देश की इकॉनमी। तो जो सपना हमारे योगी जी ने देखा है, जो सपना हमारे मोदी जी ने देखा है, जहां पर हम ट्रिलियंस में बात कर रहे हैं इकॉनमी की, वहां पर टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है जो पूरा भरसक योगदान अपना दे सकता है, और हम उसे अचीव कर सकते हैं। हम उसे अचीव कर सकते हैं, और शायद इसीलिए छोटे छोटे प्रयास किए गए, चाहे ई वीज़ा, मेडिकल ई वीज़ा की बात करें, बिल्कुल, या अलग अलग देशों से टाई अप भी किया गया, और लगातार ये कोशिश की जाती रही कि टूरिज्म सेक्टर को मजबूती मिले। इस सर्किट का एक बड़ा जाल बिछाया गया है, बड़ा जाल बिछाया गया है, ताकि आप भी प्रतीक जाइए। ये देखिए, पर्यटन सर्किट की अगर हम बात करें तो रामायण सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, यानी कि 12 सर्किट बनाए गए हैं। सर्किट का मतलब यह है कि अगर कोई भी टूरिस्ट जैन सर्किट देखना चाहे, बुंदेलखंड सर्किट देखना चाहता है, तो पूरा उसे पैकेज दिया जाएगा। महाभारत सर्किट, महाभारत से जुड़ी जो भी जगह हैं, वन्य जीव पारिस्थितिकी की बात करें, पर्यटन सर्किट की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट की बात करें, तो उससे जुड़ी जो जगह वहां पर, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, शिल्प सर्किट, ये एक प्रयास है ताकि कंप्लीट पैकेज दिया जा सके। प्रतीक जी, किस तरीके से देखिए इनका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिस्ट जो सफ़र करता है वो एक पूरे सर्किट के तहत ही सफ़र करता है। वो किसी एक इंडिविजुअल जगह पर या एक इंडिविजुअल जगह पर जाने के लिए वो टूरिज्म नहीं करता है। और दूसरा, एक सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर जो है, टूरिज्म का एक मूल मंत्र होता है कि वो हमारी रीजनल डेवलपमेंट पे योगदान दे। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारे सोशल और इकोनॉमिक दोनों कारणों से ज़रूरी है। तो अगर हम अयोध्या जा रहे हैं तो उसमें ये बहुत अहम चीज़ है कि हम उसमें गोंडा को भी कवर करें, उसमें आने वाले आसपास की जितने बाराबंकी भी कवर हो, तब ये सर्किट्स काम आते हैं आपके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत अहम कदम जो है ये हमारे, और सारे ही प्रदेश, हम सिर्फ यूपी की बात नहीं करेंगे, पर सारे ही प्रदेश, सारे राज्य जो हैं वो इन्हीं सर्किट्स के बेस पर काम कर रहे हैं। और हमें एज अ टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, इन सर्किट्स के माध्यम से अपने पैकेजेस को डेवलप करने में थीमेटिकली बहुत फायदा मिलता है। अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं, हर जना जो भगवान राम से वो अपना ताल्लुक रखता है, हर जना जो एक रामायण से ताल्लुक रखता है या जानना चाहता है उसके बारे में, तो वो अगर रामायण सर्किट का चयन करता है तो उस केस में वो एक सर्किट बहुत ही अहम भूमिका उसमें रोल प्ले करता है। अगर ऐसे ही जो बड़ी संस्थाएं हैं राज्य सरकारों पर प्रेशर करें तो मुझे लगता है इसका लाभ जो है शहर को तो मिलता है, क्योंकि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, तो उसको शहर या उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से जोड़ के देख लिया जाता है। गांव को कैसे इसमें शामिल किया जाए, होम स्टे जैसी जो कॉन्सेप्ट है,
क्या इसको और बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, जैसे हमने शुरू में ही बताया कि ये इसका मूल मंत्र जो है वो रीजनल डेवलपमेंट है। तो अभी तक क्या था कि टूरिज्म से एक अर्बन एरियाज जो हैं वो ही जुड़ रहे थे और गांव जो है वो एक प्रोडक्ट की तरह से सामने कभी भी नहीं आता था। पर आज के दौर में लोग गांव से ज़्यादा दूर हो गए हैं, लोग खेती किसानी से ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो उनको ये जानने के लिए, हमें ये जताने के लिए कि गांव ही हमारा एक जो आधार है, वहां पर वो एक गांव इन इटसेल्फ एक अट्रैक्शन बन चुका है। तो पहले जब हम शहरों की तरफ जाते थे अच्छी जगहें देखने के लिए, मॉल्स देखने के लिए, आज हमने मॉल सारे देख लिए, आज हमने वो अच्छी जगहें, इमारतें सारी देख ली। अब हमें जो आशा होती है हमारी, या हमारा जो अब इंक्विजिटिवनेस है, वो गांव की तरफ जाने का है कि किस तरह से हमारे पूर्वज गांव में रहा करते थे, किस तरह की वहां पर, और एनवायरनमेंट की भी आप बात करिए तो जो स्वच्छ हवा आपको आज गांव में मिलती है वो आपको शहरों में नहीं मिल पाती है। तो उसकी वजह से इसमें एक बहुत बड़ा इजाफा आया है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर हम कहेंगे कि एक इंक्लूसिव पॉलिसी लेके, जैसे 2022 वाली पॉलिसी का आपने जिक्र करा, उसमें इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर आई है। और जिस तरह से आयाटो जैसी संस्थाएं जो जिनको हम कहेंगे कि प्रेशर ग्रुप तो नहीं, पर वो एक इन्फ्लुएंस जरूर रखती हैं। और इन्फ्लुएंस के अलावा जो हमारी सरकारें हैं उनमें आयाटो की जैसी संस्थाओं की आवाज भी सुनी जाती है। तो ये एक सरकार का एक इस तरह का जो रवैया है वो एक बहुत अप्रिशिएबल रवैया इसको हम कहेंगे, कि वो लोगों को साथ लेके, समझ के और फिर पर्यटन नीति सामने लाती है, और तभी एक अच्छी पर्यटन नीति सामने उभर के आ सकती है। गाँव का भी आज जब हम एक एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम, तो एग्रीकल्चर एक बहुत लिमिटेड पीरियड एक्टिविटी होती है। उसके अलावा क्या? उसके अलावा पर्यटन। तो वो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है लोगों के लिए बन जाता है, एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम लोगों के लिए बन जाता है, इनकम में इजाफा हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया इस पे। यूपी आप देखिए कितना बड़ा काम कर रहा है हमारा इस पर्यटन को सामने लाने के लिए, जोड़ने के लिए। बाकायदा फंडिंग करी जा रही है कि किस तरह से लोग अपने गांव में रिहाइश का बंदोबस्त करें, किस तरह से पर्यटनों के लिए एक्टिविटीज डेवलप करें वहां पर। दुनिया में भारत का 10वां स्थान है मेडिकल टूरिज्म में। भारत में जितने कॉर्पोरेट अस्पताल हैं उनके राजस्व का 10 से 12% हिस्सा विदेशी मरीजों से आता है। कुछ अस्पताल इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ भी उठा रहे हैं। भारत में अन्य देशों की तुलना में इलाज कराना बेहद कम खर्च का माना जाता है, यानी कि बेहद सस्ता माना जाता है। एक छोटा सा आंकड़ा देखिए, अमेरिका में एंजियोप्लास्टी कराने का खर्च जो आता है लगभग $57,000 का आता है। कोरिया में एंजियोप्लास्टी कराने का लगभग $15,200, सिंगापुर में वही एंजियोप्लास्टी $13,000, लेकिन भारत में एंजियोप्लास्टी का खर्च $3,300 आता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसी सभी बीमारियों और ऑपरेशन में भारत में खर्चा बेहद कम आता है, और इसीलिए दुनिया भर के मरीज भारत के अस्पतालों का रुख करते हैं। प्रतीक जी, ये भरोसा किस तरीके से देखते हैं? क्या सस्ता इलाज होता है ये भरोसा, या फिर अच्छे डॉक्टर है? अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां पर बड़े भारतीय डॉक्टर हैं, उनका कहा जा सकता है कि सिक्का चलता है। दोनों ही चीज़ें हैं। ऐसा कहना कि सिर्फ सस्ता इलाज होता है ये शायद सही नहीं होगा, और यहाँ पर सस्ता होता है और बहुत अच्छा इलाज होता है। तो और हमारे अमेरिका में हमारे गेस्ट जुड़े हैं परमीत जी अमेरिका से, वो इस चीज़ को मानेंगे कि अमेरिका में भी कितने सारे इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे हैं। और शायद जब आप अमेरिका में इलाज इंडिया से कराने जाते हैं तो कोई इंडियन डॉक्टर ही आपको देख रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह वहाँ पर गए थे, उनका भी जो इलाज था वो एक इंडियन डॉक्टर ने ही वहाँ पर करा। तो सिर्फ लोकेशन की वो थी। टेक्नोलॉजी में हम उस समय थोड़ा सा शायद पीछे थे, पर आज की तारीख में अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। लगभग 7 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट का, ऑलमोस्ट 7 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इन द सेंस फॉरेन पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं। पूरा हमारा टूरिज्म डेटा जो बांग्लादेश का आ रहा है, माइंड यू, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा मैक्सिमम आपका जो है वो मेडिकल टूरिज्म से आ रहा है। सारे ही बड़े अस्पताल, चाहे वो अपोलो हो, मेदांता हो, मैक्स हो, इनका एक अलग से विंग एस्टैब्लिश हो चुका है मेडिकल टूरिज्म में। मेडिकल टूरिज्म का एक अलग से डिपार्टमेंट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, यूपी में एक मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का जो एक्सपोर्ट इनका सेल है उसका एक पार्ट मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो है वो, तो ये बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का साधन। देख सकते हैं लक्षद्वीप की तस्वीरें हैं और उसके बाद किस तरीके से लक्षद्वीप में टूरिस्ट पहुंचे हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और इसका असर मालदीव पर भी पड़ा था। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की थी एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन इन तस्वीरों ने टूरिज्म पर एक बड़ा बूम ला दिया था, लक्षद्वीप की तरफ एक बड़ा फुटफॉल कर दिया था। प्रतीक जी, ये तस्वीरें का कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश दे गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जैसा ब्रांड एम्बेसडर आज तक हमारे भारतवर्ष में शायद नहीं हुआ है। जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं एक मैसेज देते हैं और वो मैसेज जो है वो पर्कुलेट होता है हमारी सरकारों में भी। और ये जो एक एग्जाम्पल था लक्षद्वीप का, वो एक बहुत ही पुख्ता एग्जाम्पल बन के सामने आया कि हमें बाहर देशों में ही सिर्फ झांकने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्यटन में जाने के लिए। हमें फॉरेन एक्सचेंज को बाहर ले जाने की ही ज़रूरत नहीं है, पर हम अपने देश में रहकर भी सारी वो चीज़ें जो हम बाहर देशों से उम्मीद रखते हैं एक पर्यटक यात्रा के तहत देखने की, वो सब हमारे भारतवर्ष में हैं। और इसी वजह से आप देखें, जैसे आपने खुद ही बताया कि एक फुटफॉल जो है, बहुत भरसक फुटफॉल जो है वो उस एरिया का बढ़ गया जहां पर सुविधाएं भी अभी पूरी तरीके से नहीं थी। तो अब उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अब हमें इस एरिया को भी डेवलप करना है एक टूरिस्ट के लिए। तो एक बहुत ही एक मूवमेंट आप देखिए, हम लोगों ने बीच में अभी इतना स्पिरिचुअलिटी की बात करते हुए अभी कुंभ का जिक्र छोड़ दिया, जहां पर हम लगभग 25 मिलियन पे बैठे हुए थे। आज हम 40 मिलियन टूरिस्ट का फुटफॉल जो है आने वाले कुंभ में, जो कि जनवरी से शुरू हो रहा है, उसमें देख रहे हैं और भरसक प्रयास उसके लिए चल रहे हैं हमारी सरकार। बहुत कुछ ऐसे ही प्रयास करने की जरूरत है और ये प्रयास लगातार करने की जरूरत है ताकि जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और यही मकसद है, क्योंकि पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। मेडिकल टूरिज्म, एग्री टूरिज्म की बात करें, जो स्थानीय चीजें हैं, स्थानीय लोग हैं, यहां तक कि सिर्फ शहर ही नहीं गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रतीक जी, लास्ट कमेंट। हम समझते हैं कि हर एक सेगमेंट के लिए टूरिज्म, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। एज टूर ऑपरेटर्स, एज प्राइवेट सेक्टर, हमारा भी उतना ही जिम्मेदारी है, उतना ही कर्तव्य है जितना एक हमारी सरकारों का है। तो सरकारों को और प्राइवेट सेक्टर को मिल के काम करना चाहिए और कर भी रही हैं, और सरकारें काफ़ी इंक्लूसिव भी हो गई हैं आज के दौर में। तो वो मिल के काम करना चाहिए और हमारा एक एम ये होना चाहिए कि हम किस तरह से इंटरनेशनल टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ाएं, किस तरह से हम डोमेस्टिक टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ाएं और हम किस तरह से रीजनल डेवलपमेंट को एक धरातल पर लाएं और सारे रीजन को डेवलप करें, ना ही कोई एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। बिल्कुल सही कहा। और पहले तो कहा जा सकता है सिर्फ बॉलीवुड ही एक माध्यम हुआ करता था कि अच्छी तस्वीरें, अच्छी जगहों के बारे में जानकारी मिलती थी, लेकिन अब तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, रील्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अब तो बहुत ढेर सारे माध्यम है लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आसपास की चीजों को लेकर। तो सिर्फ अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, चाहे राजीव जी की बात करें, प्रतीक जी की बात करें या प्रवीण जी की बात करें, समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है कि आपके आसपास कुछ ऐसा है, बेहतर है, तो उसे आप प्रमोट करिए। प्रवीण जी, आप अमेरिका से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, आपने केरल से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रतीक जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बिग लिसन हमने बात की कि किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देकर सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती दी जा सकती है। और क्योंकि भारत एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा और ऐसे में टूरिज्म सेक्टर बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। तो कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।